हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का डीसी लाइन सीए में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया था, यहाँ पे एलआर में ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और लॉजिकल रीजनिंग में आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको हमने कवर अप किया था। और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस की बात करी थी लास्ट वीडियो में, तो उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको मैंने कवर अप किया था। अब यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, और सीटिंग अरेंजमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ आरटीपीस की, कुछ एमटीपीस की, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ब्लड रिलेशंस पे। तो ब्लड रिलेशन बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड रिलेशंस की, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ ब्लड रिलेशन में आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और एक होता है पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चंस, एक होता है आपका जिसमें फैमिली ट्री होती है उसके बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, और एक होता है आपका कोडेड ब्लड रिलेशंस जिसमें आपके सिंबल्स वाले बनते हैं। ठीक है, तो इन तीनों टाइप की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप मतलब पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चंस। और पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन आपके किस टाइप में होते हैं, और कैसे हम लोग उनको कवर अप कर पाएंगे पॉइंटिंग आउट वाले बेस क्वेश्चंस की। ठीक है ना, चलो तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग आउट बेस क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन फैमिली ट्री, एंड ब्लड रिलेशन ऑन सिंबल के बेस पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अपने पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चंस की। तो पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन में किस टाइप के यहाँ पे बनते हैं, तो ये आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपसे क्या कहेगा कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर शर्मा ने कहा, मिस्टर शर्मा ने क्या कहा कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। सो हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मिस्टर शर्मा इन द फोटोग्राफ। ठीक है, इस लेडी का मिस्टर शर्मा से क्या संबंध है, ठीक है, क्या रिलेशंस है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब एक चीज समझे यहाँ पे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कि जब भी हम बात करते हैं पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ मिस्टर शर्मा, ठीक है, एक फोटोग्राफ था हमारे पास ये, और ये फोटोग्राफ किसका था हमारे पास, शी का था, यानी लेडी का था। ठीक है ना, और इसमें आपसे कह रहा है कि मिस्टर शर्मा ने क्या कहा। देखो मिस्टर शर्मा ने आपसे क्या कहा है, मिस्टर शर्मा ने ये बोला है यहाँ पे कि मिस्टर शर्मा ने इस फोटो की तरफ, यानी इस जो भी लेडी है उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शी इज द ओनली डॉटर, ठीक है, ऑफ मदर ऑफ माई ब्रदर सिस्टर। यानी ये जो लेडी है ना, ये मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन। तो मिस्टर शर्मा का कोई एक ब्रदर रहा होगा, ठीक है, मिस्टर शर्मा का कोई एक ब्रदर रहा होगा, ठीक है ना। मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मतलब मेरे भाई की सिस्टर, और मेरे भाई की सिस्टर मतलब मेरी सिस्टर। ठीक है ना, की माँ, ठीक है, की माँ मतलब इनकी मदर, तो इनकी जो भी मदर होगी वो मेरी भी मदर होगी। ठीक है ना, कि इकलौती बेटी हैं, यानी ये जो लेडी है ये मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। इकलौती बेटी है मतलब मिस्टर शर्मा की इकलौती एक ही बहन है। तो इसका मतलब ये सिस्टर जो है, ये शी जो है, ये मिस्टर शर्मा से क्या रिलेट कर रहा है, ये इसी अपनी ही सिस्टर की बात कर रहा है। तो सी जो है वो मिस्टर शर्मा से क्या रिलेट करता है, सिस्टर। तो सिस्टर हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अब देखो आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि पॉइंटिंग टू मंजू, ठीक है, मंजू की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, राजू ने कहा, राजू ने क्या कहा समझा। तो पॉइंटिंग टू मंजू, ठीक है, मंजू की एक फोटोग्राफ थी यहाँ पे। अब मंजू कौन है ये अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू ने कहा है, राजू ने क्या कहा है समझना, समझना यहाँ पे राजू ने क्या कहा। ठीक है, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू ने कहा, राजू ने ये कहा है कि द सन ऑफ हर, मंजू क्या है एक लेडी है, तो द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। यानी ये कह रहा है कि मंजू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि द सन ऑफ हर, यानी इसके बेटे का इकलौता भाई,
क्या बोला गया है यहाँ पे, द सन ऑफ हर, ठीक है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ठीक है, यानी इसके इकलौते भाई का बेटा, इसके इकलौते भाई का बेटा। तो मंजू के इकलौता भाई, इकलौते भाई का बेटा, यही तो बोल रहा है, पॉइंटिंग टू मंजू। राजू सेट क्या बोला गया, द सन ऑफ हर इज ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, यानी इसके इकलौते भाई का बेटा, इसके इकलौते भाई का जो बेटा है, जो सन है, ठीक है ना, वो क्या कह रहा है, वो इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वो मेरी वाइफ का क्या है, भाई है। तो अब एक बात बताओ, मेरे वाइफ का भाई तो कौन हो गया, मेरा साला, और ये इनका बेटा है तो ये इनके पापा हो गए। तो यानी राजू का इनसे क्या रिलेशन है, फादर इन लॉ का, और ये कौन है, इनकी बहन है। तो क्या हो जाएगा, मेरे फादर इन लॉ की बहन। तो वही आपसे कह रहा है कि हाउ इज मंजू रिलेटेड टू राजू, मंजू का राजू से क्या संबंध है, मंजू जो है ना वो राजू के फादर इन लॉ की सिस्टर है, यानी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। तो ये आपका हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं कौन से, पॉइंटिंग आउट बेस्ड क्वेश्चंस पे यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आगे और किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं और किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फैमिली ट्री के बेस में। फैमिली ट्री के बेस में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इस टाइप से फैमिली ट्री के बेस में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। अगर हम फैमिली ट्री की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सी इज वाइफ ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ सी, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी। तो कह रहा है हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैंने आपको जब आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम लोग फैमिली ट्री में ब्रदर को कैसे डिनोट करते हैं, मैरिड कपल को कैसे डिनोट करते हैं, सिस्टर को कैसे डिनोट करते हैं, हमारी जनरेशन्स गैप क्या होती है, वो मैंने आपको सभी को बताया था। तो यहाँ पे समझ लो कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है, सी इज़ वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो बी की वाइफ है। तो सी अगर बी की वाइफ है, ध्यान से समझना, सी जो है वो कौन है, बी की वाइफ है। तो ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा, क्योंकि सी बी की वाइफ है और इन दोनों के बीच दो पैरेलल आएंगी तो समझ में आ जाएगा हाँ दोनों मैरिड कपल है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है हमारे पास, मैरिड कपल है। बोलो क्लियर है। अच्छा अब इधर आ जाओ, ए इज द सन ऑफ सी, ई जो है सी का सन है, ठीक है ना। तो सी का सन कौन है, ई, सी का सन कौन है, ई है। तो ई इज द सन है, सन का मतलब प्लस, तो ये भी इसका भी सन होगा, ठीक है ना। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ए जो है वो कौन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, भाई मतलब यहाँ पे प्लस, ये बी का भाई हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अच्छा एंड फादर ऑफ डी, और डी के पापा हैं, कौन, ए डी के पापा हैं। तो ए जो हैं वो डी के कौन है, पापा हैं। अब डी क्या है, डी आपका गर्ल्स है या बॉय है ये भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन ए डी के क्या है, पापा हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ए डी के पापा हो गए, ये इनका भाई हो गया, ये इनकी वाइफ हो गई, ये इनका बेटा हो गया, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या संबंध है, सिंपल है, ई का डी से क्या संबंध है, आप बताओ। ई का डी से हमारा कजिन। तो कह रहा है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, ई का डी से क्या संबंध है। ई का संबंध पूछा गया है, डी का नहीं पूछा गया है। तो ई का डी से, तो ये इसका, अगर ये मान लो गर्ल भी हो गई तब भी इसका कजिन ब्रदर हुआ, अगर बॉय हुआ तब भी इसका कजिन ब्रदर हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सी हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक। अब ये देखो इस क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। चलो भाई बताओ क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर बताओ भाई फटाफट, जल्दी जल्दी से सभी लोग यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी जो हैं वो आपस में क्या हैं, भाई हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है ना। तो ए और बी जो है हमारे पास क्या है, वो ब्रदर्स हैं। ए और बी आपके क्या हैं यहाँ पे, ब्रदर्स हैं। तो ए और बी अगर आपके ब्रदर्स हैं, ए और बी भाई भाई हैं, तो ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, ठीक है। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी और डी क्या है, सिस्टर्स हैं, ठीक है। और
आगे बढ़ लेते हैं। पहले कह रहा है ए सन्स इज डीज ब्रदर। क्या कह रहा है यहाँ पे, ए का जो बेटा है ना, ए का जो सन है, ठीक, इस डीज ब्रदर, वो डी का भाई है। डी का कौन है, भाई है, ठीक है। डी का कौन है, और ये सिस्टर हो गई, तो ये डी का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक। और आपसे कह रहा है सी एंड डी आर सिस्टर्स, तो सी और डी हमारे पास क्या हो गई, सिस्टर्स हो गई। बोलो क्लियर है। तो कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बताइए बी का सी से क्या संबंध है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो ए और बी हमारे पास कौन से भाई भाई थे, और ये इनका बेटा है अपने बेटे की भाई के भाई, तो ये इनके कौन हो गया बताओ, अंकल हो गए ना, क्योंकि इनका भाई हो गया, अंकल बोलते हैं यहाँ पे चाचा को, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो आपसे कह रहा है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, यानी बी का सी से क्या संबंध है, बी सी के कौन है, अंकल, ठीक है। तो यानी ब्रदर होगा नहीं, फादर होगा नहीं, अंकल हो जाएंगे, तो डी हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ क्लियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अब देखो सिंबल्स के बेस पे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो सिंबल्स के बेस की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से सिंबल्स के बेस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। तो आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कहेगा कि इफ ए हैशटैग बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। ए स्टार बी मीन्स का मतलब क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, ये आपको बोल रखा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, किसके बाद अबाउट बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जी एट द रेट टी, जी एट द रेट टी, और हैशटैग यहाँ पे बोला गया है पी, जी एट द रेट टी, हैशटैग यहाँ पे पी बोला गया है। तो अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ए हैशटैग बी का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पापा हैं, ठीक है। हैशटैग का मतलब, स्टार का मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी के कौन है यहाँ पे, भाई है, ठीक है ना, ए बी के भाई है, ठीक है ना। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की कौन है, माँ है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट, यानी हमें इसका क्वेश्चन बताना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो भाई एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी, जी टी की माँ है, तो हम ऐसे बना लेंगे, जी जो है वो टी की माँ है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा, जी यहाँ जाएगा, माँ है मतलब यानी मदर है मतलब माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी टी की माँ हो गई, ठीक। अब टी जी का क्या हो जाएगा, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आगे पता चलेगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टी हैशटैग पी, टी हैशटैग पी, तो ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी के पापा है, तो टी पी के पापा हैं, टी जो हैं वो पी के पापा हैं, टी पी के कौन है, पापा हैं, पापा है मतलब ये प्लस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जी का बेटा टी है और टी किसके पापा है, पी के पापा है, ठीक है ना। तो आपसे देखो कौन सा करेक्ट बोला है, क्या जी इज मदर ऑफ पी है, क्या जी इज मदर ऑफ पी है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। पी इज फादर ऑफ टी, क्या पी जो है टी के पापा है, नहीं बिल्कुल नहीं। टी इज सन ऑफ जी, क्या टी जी का सन है, यस ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, टी इज सन ऑफ जी, ठीक है। और पी इज ब्रदर ऑफ टी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस टाइप से सिंबल रिलेटेड आपके में जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछी जा सकती है। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए बात करते हैं यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स की। तो सीटिंग अरेंजमेंट्स में अगर हम लोग जब बात करेंगे ना बच्चों, तो सीटिंग अरेंजमेंट्स देखो डिफरेंट टाइप्स के आपके सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। आपका पहला सीटिंग अरेंजमेंट्स होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, फिर टू रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट्स की यहाँ पे बात हो सकती है, फिर आपका एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स के बात हो सकती है, और फिर आपका पॉलीगन अरेंजमेंट्स। तो ये 4 टाइप के आपके अरेंजमेंट्स जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इन 4 टाइप्स के अरेंजमेंट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स पे। सबसे पहले हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट बात करेंगे सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट्स की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लीनियर बेस की सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो ये आपसे कह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो समझो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट्स की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो हमें पहले डेफिनेट चीज़ देखनी चाहिए कि डेफिनेट चीज़ क्या है। अगर डेफिनेट चीज़ नहीं है
स्टेटमेंट में तो फिर हम कोई भी एज्यूम मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डेफिनेट चीज़ है तो उसको हमें पहले कंसिडर करना होगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है ना। ये हमारे पास 8 लोग हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब कह रहा है P इज 4 टू द राइट ऑफ T। अब P को कहाँ बिठा लें अभी पता नहीं, P कहाँ बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, P के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है ना। अब P कहाँ बैठ सकता है वो पता नहीं मुझे, ठीक है ना। आगे देखो, W इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ S। W S के लेफ्ट में 4 है। अब S कहाँ होगा, W कहाँ होगा, नहीं पता। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या कोई हमें डेफिनेट कंडीशन दे रखी है, ठीक है, जिससे हमारी ये सीटिंग अरेंजमेंट्स और भी इजी हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स। एक पॉइंट मिला अब यहाँ पे कि भाई R जो है वो यहाँ पे कभी नहीं बैठ सकता और ना ही U जो है वो आपका यहाँ पे कभी बैठ सकता है। तो आपसे बोला गया है कि R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स, R और U कभी भी एंड्स में नहीं बैठेंगे, आर नेबर ऑफ Q एंड T रिस्पेक्टिवली, ठीक है। W is next to the left of P and P is the neighbor of Q who are sitting in the extreme end। चलो ठीक है, हो गया। अब ये क्लियर हो गए सारे स्टेटमेंट। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हमें पता चल गया R और U कभी भी कॉर्नर्स पे जो है वो नहीं बैठे हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो अब स्टार्ट कर दो कहीं से भी। कह रहा है कि P is 4 to the right of T। P जो है वो T के राइट में 4 है। P is 4 to the right of T, ठीक है ना। अब हम लोग अपनी तरफ से करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी आप T को बिठा दो और आगे देखेंगे, अगर मैच होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दोबारा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। P इज 4 टू द राइट ऑफ T। P जो है T के राइट में 4 है। तो अगर मैं T को यहाँ पे बिठाऊं, क्योंकि यहाँ को अगर मैं T के बिठाऊं, ठीक है, तो कह रहा है कि P जो है T के राइट में 4 है, T के राइट में 4 है। T के राइट में कौन 4 है, यहाँ पे T के राइट में 4 कौन है, P है, ठीक है। तो इसका मतलब T को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ तो 1 2 3 4, तो यहाँ P हो जाएगा। बोलो क्लियर है, हाँ जी बताओ। T के राइट में 4 है ना, T के राइट में 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया बस। बोलो क्लियर, हाँ जी बताओ, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या कह रहा है, W इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ S। W जो है S के लेफ्ट में 4 है। ओके, तो भाई W और S का तो कोई कॉम्बिनेशन मिला नहीं है। हम ये देखेंगे कि यार T और P को हमने बिठाया, क्या इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट मिल पा रहा है हमें, क्या इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट मिल पा रहा है, तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है ना, T और P से रिलेटेड। तो हमने ये देखेंगे यहाँ पे कि कह रहा है W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P। ये हमें स्टेटमेंट मिला, W इज नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P। W जो है P के लेफ्ट में नेक्स्ट है, तो W इधर हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, W इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ S। W जो है S के लेफ्ट में 4 है। तो भाई W अगर S के लेफ्ट में 4 है तो S किधर होगा, 1 2 3 4, यानी S इधर हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये W नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ P क्लियर हो गया। आगे देखो क्या कह रहा है, P इज द नेबर ऑफ Q। तो W तो यहाँ बैठा है, इसका मतलब Q किधर होगा, Q आपका इधर हो जाएगा। P जो है वो Q का क्या है, यहाँ पे नेबर है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, R एंड U विच आर नॉट एट द एंड्स, ठीक है, आर नेबर ऑफ Q एंड T, यानी R जो है वो Q का नेबर है और U जो है वो T का नेबर है। तो R Q का नेबर है, तो इसका मतलब R इधर हो जाएगा और U T का नेबर है, तो भाई U इधर हो गया हमारे पास। U हमारे पास किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बचा कौन, P Q R S T U V W में P Q R S T U V बचा, V यहाँ पे हो जाएगा। हो गया सारा, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत यहाँ पे, सारे पॉइंट क्लियर हो गए, सारे पॉइंट मैच कर गए। कह रहा है हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। एक्सट्रीम एंड्स में कौन होगा, एक्सट्रीम एंड्स में हमारे हो जाएंगे T और S, तो T और S हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अरेंजमेंट्स जो है वो बनाने होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब 2 रो अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 रो अरेंजमेंट्स के बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप में। 2 रो अरेंजमेंट्स के बेस में अगर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं तो किस टाइप से बनेंगे, वो इस टाइप से बनेंगे 2 रो अरेंजमेंट्स के बेस पे। तो 2 रो अरेंजमेंट्स के बेस पे क्या कहेगा, कहेगा कि 6 पर्सन है M N O P Q R आर सिटिंग इन 2 रोज विथ 3 पर्सन इन ईच रो।
तो 2 रो हैं हमारे पास और 3 लोग बैठे हैं दोनों रो में। अब आपसे कह रहा है कि बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी पहली वाली जो रो है वो साउथ की तरफ देख रही है, दूसरी वाली जो रो है वो नॉर्थ की तरफ देख रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं 2 रो में, इस तरीके से। अब आगे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखा है यहाँ पे? अब यहाँ पे दे रखा है Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। Q किसी भी एंड में नहीं है, लेकिन Q किस रो में है ये कैसे पता चलेगा? अभी तो पता नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ दो। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब P कहाँ पे बिठाएं? नहीं पता। हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट दिया हो जिससे हम शुरुआत कर पाए। आगे देखते हैं। O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगनली अपोजिट टू P। ये पॉइंट हमें मिल गया क्या? कि O जो है वो Q का तो नेबर है, ठीक है, एंड डायगनली अपोजिट टू P, यानी O और P डायगनली अपोजिट है। डायगनली अपोजिट 2 होते हैं बेटा, एक ये डायगनली अपोजिट बोलते हैं, एक इसको डायगनली अपोजिट बोलते हैं। अब तुम्हारी इच्छा, तुम कहीं पे भी बिठा दो, ठीक है ना, कहीं पे बिठाओ। तो एक काम करते हैं, O इज द डायगनली डायगनली अपोजिट टू P है, तो अगर मैं O को यहाँ पे बिठा दूँ, अगर मैं O को यहाँ पे बिठा दूँ और P को मैं यहाँ पे बिठा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम यहाँ पे बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे बिठा के, अगर बनेगा बनेगा, नहीं तो यहाँ बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो O इज द डायगनली अपोजिट टू P, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है यहाँ पे, देखो अब एक पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा था कि P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है R के लेफ्ट में सेकेंड है, P जो है R के लेफ्ट में सेकेंड है, जिसका मतलब R किधर होगा? R आपका इधर हो जाएगा, R आपका इधर हो गया, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। Q इज नॉट एट एंड एनी ऑफ एनी रो। Q किसी भी एंड में नहीं बैठा है, कोई बात नहीं, कोई किसी के एंड में नहीं बैठा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि O इज द नेबर ऑफ Q। अच्छा, Q किसी के एंड में नहीं बैठा है और O इज द नेबर ऑफ Q। O जो है Q का नेबर है, तो O इधर है, तो इसका मतलब Q इधर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Q किसी के एंड में बैठा है। O इज द नेबर ऑफ Q हो गया, एंड डायगनल अपोजिट टू P हो गया, डायगनल अपोजिट P हो गया। अब कह रहा है N इज द नेबर ऑफ R। N जो है वो R का नेबर है। देखो बस हो गया। कौन बचा है यहाँ पे? M। M को इधर बैठा दो, हो गया। बोलो, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कौन सा? 2 अरेंजमेंट वाला। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्या आएगा कि हु इज फ्रंट ऑफ N। N के फ्रंट में कौन है बताओ जरा? N के फ्रंट में कौन है यहाँ पे? Q। तो N के फ्रंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, यानी B हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भी बताओ, क्लियर है? तो 2 रो अरेंजमेंट्स के बेस पे क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट्स की। अब सर्कुलर अरेंजमेंट्स में देखो किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। ये आपका है सर्कुलर अरेंजमेंट। चलो एक सर्कुलर अरेंजमेंट्स में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, इस टाइप में जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये वाला। हाँ देखो ये आपका सितंबर 2025 में आया था। इस वाले की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है कि 6 पर्सन है ABCDE एंड F आर सिटिंग इन ए सर्किल फेसिंग द सेंटर। तो 6 पर्सन है हमारे पास, ठीक है, 6 पर्सन है हमारे पास, और ये एक सर्किल में बैठे हैं, ठीक है, और कहाँ पे फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। कहाँ पे फेस कर रहे हैं बच्चों बताओ जरा? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने पर्सन है? 6 पर्सन है। 6 पर्सन है तो मतलब यहाँ पे ऐसे बना लो, 6 पर्सन है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर्सन हो गया, ठीक है ना। और ये सभी कहाँ पे फेस कर रहे हैं बताओ बच्चों? सभी ये फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। ये सेंटर की तरफ सभी लोग फेस कर रहे हैं। इन सभी का जो फेस है वो कहाँ है? सेंटर की तरफ है। तो अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो मेरी बात एक ध्यान समझना, जहाँ पे ये फेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका राइट लेफ्ट होता है। तो अगर मान लो ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो इसका राइट किधर होगा? इस तरफ। लेफ्ट किधर होगा? इस तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आपसे देखो क्या कह रहा है, ए इज फेसिंग डी। ए जो है वो डी की ओर फेस कर रहा है। ए कहीं पे भी नोट कर दो, ए इज फेसिंग डी। ए को यहाँ रख दो, डी को यहाँ रख दो। ए इज फेसिंग डी, ए डी की ओर फेस कर रहा है, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है?
C इज लेफ्ट ऑफ A, C जो है A के लेफ्ट में है, तो भाई A का लेफ्ट किधर होगा, राइट तो इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया है, तो C इज लेफ्ट ऑफ A, C A के लेफ्ट में है, तो C किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एंड राइट ऑफ E, और C जो है E के राइट में है, E के राइट में है, C जो है A के लेफ्ट में है और E के राइट में है, तो E किधर होगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि E का राइट हो गया इस तरफ, तो C जो है A के लेफ्ट में है और E के राइट में है। अब आपसे कह रहा है D इज बिटवीन B एंड E, D जो है वो B और E के बीच में है, तो E यहाँ हो गया, इसका मतलब B यहाँ हो जाएगा, और इसका मतलब अब जो रिमेनिंग बचा है वो कहाँ हो जाएगा हमारे पास, कौन बचा है हमारे पास, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हमारा बचा, बस हो गया क्वेश्चन। तो आप सॉल्व कर लो। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों, बताओ जरा, इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है हमारे पास। अगर मैं इनकरेक्ट की बात करूं तो कह रहा है एफ एंड सी आर नेबर्स, एफ एंड सी आर नेबर्स, क्या नेबर्स हैं, हाँ यही इनकरेक्ट है। एफ इज बिटवीन ए एंड बी, ये तो सही है, एफ एंड ए आर नेबर्स, एफ एंड ए आर नेबर्स, ठीक है। बी इज लेफ्ट ऑफ डी, बी इज लेफ्ट ऑफ डी, बी डी के लेफ्ट में है, ठीक है, तो पहला वाला ही आपका आंसर होगा ए। तो इस टाइप से बनता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट्स, जो मैंने आपको बताया, इस टाइप से हम लोग सर्कुलर अरेंजमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। अब आता है आपका पॉलीगन अरेंजमेंट्स। पॉलीगन अरेंजमेंट्स में आपका किस टाइप से क्वेश्चन होता है, इस टाइप में। पॉलीगन अरेंजमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो पॉलीगन अरेंजमेंट्स में कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखो क्या कह रहा है यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है 6 पीपल है, 6 पीपल, A, B, C, D, E and F are sitting in a hexagonal shape। हेक्सागोनल शेप जानते हैं आप सभी लोग, कैसा होता है हेक्सागोनल शेप। अगर मैं हेक्सागोनल शेप की बात करूं तो हेक्सागोनल शेप ऐसा होता है 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागोनल शेप होता है। इसमें 6 लोग होंगे, 6 लोग कौन कौन से होंगे बताएं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हेक्सागोनल शेप होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है ऑल द साइड्स ऑफ द हेक्सागोनल सो फॉर्म आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ हो गया। आगे कह रहा है ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए जो है वो बी और सी के एडजेसेंट में नहीं बैठा है, ठीक है। तो आप ए को कहाँ बिठाएं, कहीं बिठा दो, अभी आगे देखते हैं कोई डेफिनेट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। बी एंड सी आर एडजेसेंट, मिल गया एक डेफिनेट पॉइंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट, कह रहा है कि बी और सी एडजेसेंट है, तो आप कहीं भी बिठा दो, बी को यहाँ बिठा सकते हो और सी को आप यहाँ बिठा सकते हो, कहीं भी बिठा दो, ठीक है, बाकी देख लेंगे। बी एंड सी आर एडजेसेंट, ठीक है, बी को यहाँ बिठा दिया, सी को यहाँ बिठा दिया, आप यहाँ भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बी एंड सी आर एडजेसेंट। आगे देखो क्या कह रहा है, एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी। अच्छा, एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में है, तो इसका मतलब अगर सी यहाँ है तो डी यहाँ होगा, और अगर डी यहाँ है तो एफ यहाँ होगा। देख लेते हैं आगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो सी को इधर बैठा देंगे, ठीक है ना। एफ जो है वो डी और सी के मिडिल में है, ठीक है। चलो अब आपसे देखो क्या कह रहा है आगे, आप देखते हैं ए इज नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए ना ही बी और सी के एडजेसेंट में है, तो ए अगर बी और सी के एडजेसेंट में नहीं है तो ए को इधर बैठा दो, ठीक है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, डी सी और ई के एडजेसेंट में नहीं है, ठीक है, तो ई बचेगा, ई इधर बैठ जाएगा, खत्म हो गया सारा। ए नॉट एडजेसेंट टू बी और सी, ए ना ही बी और सी के एडजेसेंट में है। डी इज नॉट एडजेसेंट टू सी और ई, डी ना ही सी और ई के एडजेसेंट में है। बी एंड सी आर एडजेसेंट, बी एंड सी आर एडजेसेंट। एफ इज इन द मिडिल ऑफ डी एंड सी, मिडिल ऑफ डी एंड सी। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर, कौन सा करेक्ट नेबर पेयर नहीं है, तो ए एंड एफ करेक्ट नेबर पेयर नॉट बोला गया है, गलती मत कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट नेबर पेयर, तो भाई डी एंड एफ तो है, बी एंड ई भी है, सी एंड एफ भी है, कौन सा नहीं है, पहला ए एंड एफ, तो ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चन बनते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे
दे रहा हूँ, इसको आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन मैं हट गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसका सभी लोग को कमेंट में आंसर बताना है, क्या आंसर होगा हमारे पास, ठीक है, आर, क्यू, टी या फिर एस। तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं किसमें, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स और ब्लड रिलेशंस में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।